दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली सभी CISF कैंडिडेट्स के लिए है जो भी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म है ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि दोस्तों आप लोगों को ज्वाइनिंग के टाइम वहाँ पे सबमिट करना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपको इसे कैसे फिल करना है और इनमें कौन सी गलती आप ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट्स जानकारी के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अटेस्टेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसको कैसे फिल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिक्स साइंड पासपोर्ट साइज 5 cms × 7 cms अप्रॉक्स कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 × 7 का जो है एक फ़ोटो ले लेना है जिस पे आपके साइन हो, ठीक है। जो आपका रिसेंटली हो यानी कि आपका नया फ़ोटो जो हो उसको आपको ले लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इधर साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वार्निंग लिखी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और suppression of any factual information in the attestation form would be disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the government। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है तब आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ़ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। जो सेकेंड नंबर वाला है, इफ़ डिटेनाइड अरेस्टेड प्रोसिक्यूटेड बाउंड डाउन फाइन्स कन्विक्ट डिवर्ड एक्यूट etc subsequent of the completion and submission of this form the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent, early failing which it will be डैमेज टू बी ए सप्रेशन ऑफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसमें कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, जो भी आपका सही है उसमें जो है आपको सही फिल कर देना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट्स पढ़ लीजिए। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 1 नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ आपको कैसे आपको फिल करना है। 1 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका लिखा है नेम इन फुल इन block capitals with aliases if any. Please indicate if you have added or dropped in any stage and any part of your name or surname, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे बता रहा है आपका नेम फुल एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यानी कि आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। तो मान लीजिए मेरा नाम सूरज मिश्रा है, तो मेरा जो सरनेम है वो मिश्रा है, तो मिश्रा यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा, यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा मिश्रा, ठीक है। ऐसे करके मिश्रा फिल कर दूंगा और यहाँ पे अपना नेम में सूरज फिल कर दूंगा, ठीक है। आप ये फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 2 नंबर पे जो है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल IE विलेज थाना एंड डिस्ट्रिक्ट और हाउस नंबर लेन स्ट्रीट रोड एंड टाउन। कहने का मतलब यहाँ पे आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल कर देना है। जैसे दोस्तों मेरा अगर मान लीजिए LMP है, मैं LMP में रहता हूँ, LMP, ठीक है। और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं इसमें यहाँ पे लिख दूँगा खीरी, और जो मेरा तहसील है मान लो लखीमपुर ही है तो मैं यहाँ पे लखीमपुर लिख दूँगा, ठीक है। और आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर, आपकी रोड जो पास की है, टाउन है, सिटी है, पुलिस स्टेशन है, ये सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और 3 नंबर पे आप देख सकते हैं 3 का जो ए वाला पार्ट है, यहाँ आप देखेंगे होम एड्रेस इन फुल IE विलेज थाना। दोस्तों इसको आप सेम कर दीजिए जहाँ जो कि आपका जो यहाँ पे ऊपर आपने किया है, अगर आपका सेम है, ठीक है। जो प्रेजेंट एड्रेस और जो आपका होम एड्रेस है अगर आपका सेम है तो आप दोनों में सेम कर दीजिए, अगर आपका सेम नहीं है तब आप अलग अलग यहाँ पे कर सकते हैं। और जो आपका जो बी वाला ऑप्शन है आप इसे देखेंगे if originally a resident of Pakistan, Bangladesh, erstwhile East Pakistan in the address in that country
एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडिया यूनियन, ठीक है, इंडियन यूनियन। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं या पाकिस्तान के निवासी रहे हैं या बांग्लादेश के निवासी रहे हैं, तब आपको यहाँ पे राइट का चेक मार्क कर देना, ठीक है, वरना आपको छोड़ देना है, ठीक है। हमें नहीं लगता कि ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में निवासित हों या निवासित कभी रहे हों, तो ऐसा नहीं लगता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आधार कार्ड नंबर इफ़ अप्लीकेबल, यदि आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल हो तब आप यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो आधार तो समथिंग सभी के पास होगा, तो आप यहाँ पे आधार नंबर ज़रूर डाल दें, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपके पास है, आप नहीं डालेंगे तब आपको आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग को पता है सब कुछ आधार से ही है। अब इस समय अकाउंट वगैरह सब कुछ है आधार से, तो आप आधार जरूर डाल दें। और पैन नंबर इफ़ अप्लीकेबल, दोस्तों आप लोगों के पास पैन कार्ड भी ज़रूर ही होगा, तो आप पैन कार्ड नंबर भी मेंशन ज़रूर कर दें। नेशनलिटी में आपका जो इंडियन है आप तो लिख लीजिए इंडियन, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मेरी 10/8/98 है, 1998, तो मैं 10/8/1998 लिख दूंगा। और जो प्रेजेंट एज है जो आपकी इस टाइम की, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। एज 8, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे भी आपको एज डिफाइन कर देनी है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिटाउटेड, ठीक है। यहाँ पे आपका जन्म हुआ था, मान लीजिए आपका जन्म किसी दूसरे स्टेट में हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दूसरे स्टेट में हुआ है, जहाँ उस स्टेट का नाम मेंशन कर देना। मान लो मेरा एमपी में हुआ हो, ठीक है, और वहाँ के कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट या सिंगरौली टाइप करके कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए हुआ है, तो वहाँ पे हम फिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वहाँ बर्थ हुआ है तो आपका जन्म वहाँ हुआ, तो अगर सेम है तो आप सेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो यहाँ पे बी वाला है, आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच यू बिलोंग, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं लखीमपुर खीरी लिख दूँगा, ठीक है। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ को आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, जहाँ से आपके फादर बिलोंग करते हों, ठीक है। मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, ठीक है, और फादर हमारे एमपी में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एमपी फिल कर दूँगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं अगर आपके फादर कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं। योर रिलीजन में तो आपको पता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म है अभी अपने यहाँ। तो आप हिंदू हैं तो हिंदू, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, अगर सिख हैं तो सिख, और ईसाई हैं तो ईसाई, आप ये सब मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो यहाँ पे बी वाला है, बी वाले में क्या है, आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आंसर एस नो, ठीक है। अगर आप एससी हैं, कौन है एससी, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है एस, ठीक है। केवल आपको एस नो करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ठीक है, तब आपको यहाँ पे नो कर देना है, नो, ठीक है। और इसके बाद जो 10 नंबर वाला पॉइंट है, आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेसिडेंट वेयर यू हैव resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years in case of stay abroad including Pakistan, particulars of all place where you reside for then one after obtaining the age of 21 year। दोस्तों इसमें दिया गया है अगर आप कहीं विदेश पे गए थे या वहाँ पे पढ़ने गए थे या काम करने गए थे, तो आपको वहाँ की डिटेल्स मेंशन कर देनी है कि आप कितने दिन रहे, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहे, कौन से स्टेट में रहे वहाँ के। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे सब कुछ, जैसे रेसिडेंटल एड्रेस वहाँ का, विलेज थाना, डिस्ट्रिक्ट हाउस नंबर, लेन स्ट्रीट, सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर देना है अगर आप विदेश में गए हों तो, वरना कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। जो 11 नंबर वाला है तो आप देखेंगे नेम इन फुल एंड एलिसेस इफ़ एनी, तो यहाँ पे आपको जो है
अभी आप हम थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं। 11 नंबर में आपको सब कुछ यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स है, नेम यहाँ पे फादर नेम मदर नेम फिल कर देना है, ठीक है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे आप इंडियन है तो इंडियन तो होंगे ही, तो आपको इंडियन कर देना है। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयड, डिजाइनेशन, ऑफिशियल एड्रेस, अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे थे तो आप किस पोस्ट पे थे तो वहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर देनी है। अगर आप कहीं दूसरी जगह पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो, वरना कोई कुछ नहीं करना, आपको छोड़ देना है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, इफ़ डेड वाइफ लास्ट एड्रेस। दोस्तों अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है परमानेंट से अलग है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट करिए, और परमानेंट में जहाँ आपका परमानेंट है वहाँ करिए। अगर आपका सेम है तो दोनों का आप सेम कर सकते हैं। 12 नंबर वाले में हम ऑप्शंस में देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू द सन एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडी लिविंग इन फॉरेन कंट्री। दोस्तों अगर आप फॉरेन कंट्री में जो है आपके कोई बच्चे या आप जो है वहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, सॉरी रीडिंग बता दिया, वहाँ पे अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे इसके संबंधित आपको यहाँ पे सभी जानकारियाँ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। नेम, नेशनलिटी, और यहाँ पे जो आपका बाई बर्थ एंड बाई डोमिसाइल कहाँ पे जन्म हुआ है, कहाँ पे आपका निवास स्थान है। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। कंट्री इन विच स्टडिंग लिविंग विद फुल एड्रेस, जहाँ पे आप रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या रह रहे हो, वो आपको फिल करना है। डेट स्टडिंग लिविंग कंट्री, यहाँ पे वही सब कुछ डिटेल्स फिल कर देनी है वहाँ की, ठीक है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, जो आपके कोई विदेश में पढ़ रहे हो, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों 13 नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेज ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15 ईयर ऑफ एज। इसमें भी दोस्तों लिखा है कि अगर 15 ईयर से अगर कोई वहाँ पे विदेश में फॉरेन में पढ़ रहा है तो उसके संबंध में भी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने हैं। नेम ऑफ कॉलेज, एड्रेस वहाँ का, डेट ऑफ एंट्री, कब आपने एंट्री ली, डेट ऑफ लिविंग, कब आपने लिविंग ली, कब आपने एग्ज़ाम पास किया। यहाँ पे 13 नंबर में आपको ये मेंशन कर देना है, ठीक है। और 14 नंबर में देख सकते हैं, आर यू होल्डिंग ऑफ और एनी टाइम हेल्ड अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और ए सेमी गवर्नमेंट और ए क्वासी गवर्नमेंट बॉडी और एन autonomous body or a public sector undertaking, a private firm or institution, if you give full particulars with date of employment up to date। इसमें आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे कब से कब तक आपने जॉब किया, ठीक है। डिजाइनेशन पे आपका जो आपका पद था वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट्स एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप किस प्रकार के पद पर थे, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फुल नेम एंड एड्रेस और एम्प्लॉयर, यहाँ पे आपको अपने जो ऑफिस था, आपके फर्म था या सरकारी कोई आपका नियोक्ता था, एम्प्लॉयर था, आप किस डिपार्टमेंट में थे, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। रीजन फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, जो आपकी पिछली सर्विस थी उसको छोड़ने का कारण क्या था, आपको यहाँ पे सिंपली सब कुछ मेंशन कर देना है, ठीक है। तो 14 का बी वाला जो है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, if the previous employment was under the government of India, state government undertaking owned or controlled by the government of India or a state government and autonomous body, university, local body, if you had left service on giving a month of। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है आप सर्विस से निकाले गए हो उसके संबंध में। अगर आप कोई चाहे राज्य सरकार में जॉब कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो इसके संबंध में है, या कोई यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हो तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तब आप इसको रीड कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे तब आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसे हमने थोड़ा ट्रांसलेट कर लिया है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। 15I वाला जो ऑप्शन था यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें भी देखेंगे। अगर आपको इंग्लिश बेस्ट आती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप इसे गूगल ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। तो 15I वाला जो था, क्या आपको कभी हिरासत में रखा गया है, तो हाँ या नहीं। दोस्तों आपको
अगर कभी हिरासत में लिया गया हो तब आपको हाँ करना है, वैसे अदरवाइज़ कुछ नहीं करना है, आपको ना पे क्लिक कर देना है, सॉरी क्लिक नहीं, टिक कर देना है। उसके बाद सी का भी जो है, क्या आप पे कभी मुकदमा चलाया गया, यानी आपके खिलाफ किसी भी अदालत में आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कुछ है, आप पे कोई केस चल रहा है, तब आपको हाँ करना है, अदरवाइज आपको ना पे निशान लगा देना है। उसके बाद क्या आपके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामला लंबित है, उस समय न्यायालय या इस अनुप्रमाणन को भरना हाँ नहीं। दोस्तों अगर आप पे कोई केस लंबित है, केस चल रहा है, उसका अभी रिजल्ट आना बाकी है, उसका आदेश आना बाकी है, उसका फैसला होना बाकी है, तब आपको यहाँ पे हाँ कर देना है, अदरवाइज आपको ना कर देना है, नहीं कर देना है। तो जो ई वाला है कि आपको कभी भी किसी न्यायालय द्वारा हाँ नहीं के लिए कार्यालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। दोस्तों इसमें बता रहा है आपको कभी क्या न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है तो आपको हाँ कर देना है, अन्यथा ना कर देना है। क्या आपको क्या अन्यथा किसी प्रशिक्षण संस्थान से छुट्टी निष्कासित वापस किया गया है। अगर आपको कभी वापस किया गया है या आपको वहाँ पे कोई आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं इस संदर्भ में, तो आपको हाँ कर देना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आप इसे देख सकते हैं आसानी से दोस्तों वीडियो पास करके, इसमें सब कुछ डिटेल्स है। मैंने दोस्तों इसको जो है गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर दिया है। इसमें सब यही है कि आप पे कोई मुकदमा ना हो, आपको न्यायालय द्वारा कोई दोषी न माना गया हो इसके संबंध में, ठीक है। तो पुनः हम चलेंगे अपने पेज पर, आप देखेंगे अभी तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो ये वाले पॉइंट्स थे, इन सबको हमने गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए पढ़ाया है। इसमें मैक्सिमम में जो है नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ यही है। अगर आपको अरेस्ट ना किया गया हो, आप पे कोई मुकदमा ना चल रहा हो, आप पे कोई संगीन धाराओं में कोई जुर्म आप पर सिद्ध ना हुआ हो, इसी के संदर्भ में सब कुछ है। तो यहाँ पे नो ही होगा, ठीक है। अगर आप में कोई ऐसी दिक्कत है तब आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे नोट्स कुछ लिखा हुआ है, प्लीज़ आल्सो सी द वार्निंग एट द टिप्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है वार्निंग आपको ज़रूर रीड कर देनी है, ठीक है। जो सेकेंड वाला है, स्पेसिफाई आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाई स्ट्राइकिंग आउट एस और नो एज द केस में बी। 16 नंबर में है नेम्स ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेज टू होम यू आर नो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 लोगों के जो आपके आस पड़ोसी हैं वहाँ पे इनके साइन करवा लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको यहाँ पे नाम लिखवा लेना है, और टू रेफरेंसेज टू होम यू आर नो, 2 लोगों को रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे गवाह के जैसे 2 लोगों के यहाँ पे साइन कर लेना है फॉर्मेलिटी के तौर पे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है आपको यहाँ पे प्रमाणित करना है, ठीक है। आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको शपथ प्रमाण पत्र बोल सकते हैं हम। आपको यहाँ पे सब कुछ रीड कर देना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है सब कुछ सही है। अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो उसके संदर्भ में हम दोषी होंगे। इसी प्रकार से यही है। यहाँ पे आप देखते हैं आई एम फुली अवेयर that by providing false information or suppressing material information while filling this form, the authorities have full right to terminate my appointment later, and I am also liable for appropriate criminal, civil, illegal action as a consequence. I am not aware of any circumstance which might impair my fitness for employment and government। वही बता रहा है दोस्तों कि आप जो भी हमने लिखा है सच ही लिखा है। इसमें अगर मैं इसमें कुछ करता हूँ तो हमें दोषी ठहराया जाएगा या हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें बता रहा है शपथ प्रमाण पत्र का यही मतलब ही होता है दोस्तों कि आप शपथ ले रहे हैं कि जो कुछ आपने ऊपर लिखा है सब कुछ सही है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके
डेट प्लेस सब कुछ करके यहाँ पे लिख देना है। टू फिल्ड बाय द ऑफिस, इसमें आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। ये जो ऑफिस का जो है लिखा हुआ है टू फिल्ड बाय ऑफिस के द्वारा लिखा जाएगा। नेम डिजाइनेशन, और यहाँ पे नेम डिजाइनेशन एंड फुल एड्रेस ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर, जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट है आप दे सकते हैं फॉर क्लासेज 3rd एंड 4th क्लास सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफाइड आपका यहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर्स नेम फॉर द लास्ट यहाँ पे आप जो करेक्टर है समथिंग 6 मंथ का ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे लिखा है मंथ्स एंड डेट टू द बेस्ट माई नॉलेज एंड बिलीफ वी फियर्स रेपुटेशन करेक्टर्स एंड हैज़ नो एंटेक्टेंट्स विच रेंडर हिम अनसुटेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मिस्टर आपका नाम इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, नहीं दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं करना है, ठीक है। जो वहाँ पे अधिकारी होगा जो इसे करेक्टर को बनाएगा प्रमाणित करेगा उसको यहाँ पे फिल करना है। उसका नेम, यहाँ पे प्लेस, डेट, सिग्नेचर, डिजाइनेशन, ठीक है। ये उसको करना है, आपको नहीं करना है। तो इसको ये बनाया किसके द्वारा जाएगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM, DM और SDM के द्वारा ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो और ये वाला जो करेक्टर एंड अनटेक्टेंस सर्टिफिकेट टू बी फिल्ड एंड साइंड बाय द SHQ ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन, दोस्तों ये जो आपका पुलिस स्टेशन थाना है वो आपका उसके द्वारा बनाया जाएगा कि आप पे कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये पुलिस ऑफिस के द्वारा, पुलिस स्टेशन के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आपका पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, वहाँ के अधिकारी इस पर साइन करेंगे। यहाँ पे इसने सिग्नेचर ऑफ HQ पुलिस स्टेशन इन चार्ज विद सील, यहाँ पे उनकी सील के सहित जो है इसे प्रमाणित कर देंगे कि कोई आप पे आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं है, ठीक है। आपका करेक्टर, आपका चरित्र उत्तम है, यही इसमें लिख देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा हमने बता दिया है मोटा मोटा करके, ठीक है। आप इस प्रकार से सब कुछ इसमें फिल कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो था, ठीक है। तो बहुत ऐसी जो है मीनिंग्स भी कठिन थी, और जो वर्ड थे वो भी कठिन थे, जिसके कारण ज़बान लड़खड़ा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आप कोई गंदे या भद्दे कमेंट ना करें, ठीक है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी पहुंचाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तुरंत कर देंगे, ठीक है। जैसे ही कोई जानकारी आती है इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए वीडियो लेकर तुरंत आ जाऊंगा। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है अगर आप CISF की ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।